चलिए डीपीपी निकालिए सब लोग। डीपीपी 2 देखते हैं। सबसे पहले स्कोर्स चेक करेंगे, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। रेडी? फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का सी, सेवेंथ का ए, एट्थ का लास्ट, नाइन्थ का लास्ट, टेंथ का भी लास्ट, इलेवन का सी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का डी एंड 15 का ए। चलिए सबसे पहले आप बताइए कि आप में से कोई ऐसा है जिसके 15 क्वेश्चन राइट है? गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा 14 स्कोर्स, गुड गुड गुड, वेरी गुड। 13 का स्कोर, दैट्स आल्सो गुड। 12 का स्कोर एंड द लास्ट 11 का स्कोर। 11 का स्कोर, ठीक है चलिए, उसके नीचे का नहीं पूछेंगे। ओके अब आप बताइए वो क्वेश्चंस जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। 13, और कोई? और कोई? और कोई? आखिरी बार पूछ रहा हूं, और कोई? ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 7। द वेक्टर्स 5i cap plus 8j cap and 2i cap plus 7j cap are added. The magnitude of sum of these vectors is। आप शायद अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं ना, मैग्नीट्यूड के बारे में आपको मालूमात नहीं है। ठीक है देखिए बेटा, तो दो वेक्टर्स दिए हैं। मान लो पहला वाला वेक्टर ए है 5i cap plus 8j cap, दूसरा वाला वेक्टर बी है 2i cap plus 7j cap। जे है ना? हाँ, तो सबसे पहले तो इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर डालो, है ना। 5 + 2 7i cap plus 15j cap, है ना। अगला स्टेप है आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 225। अब 49 + 225 कितना होता है? 274। आ गया समझ में आपको, है ना। तो ये इस तरह से ये होगा। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 8। अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, 2 ऑफ विच आर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F1 इज इक्वल्स टू 4i cap। तो एक बॉडी रेस्ट में है 3 फोर्सेस के कारण। पहला फोर्स उसका वैल्यू दिया हुआ है 4i cap, दूसरा फोर्स उसकी वैल्यू दिया है 6j cap। तो कह रहा है कि वो तीसरा फोर्स क्या रहेगा। हमारे लिए यहां जो कीवर्ड है जो बहुत मायने रखता है वो पहला पार्ट है द बॉडी इज एट रेस्ट। जब भी आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हो, जब भी आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हो, होता क्या है? वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से सरक जाता है।
है ना। अब ये चेयर है, मैं इसको अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा हूँ, है ना। हमदान भी उसको अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा है। अगर मेरा फोर्स ज़्यादा है तो ये चेयर मेरे पास आएगी, अगर हमदान का फोर्स ज़्यादा है तो चेयर उसके पास जाएगी। मगर अगर हमारा दोनों का फोर्स अगर बैलेंस हो गया यानी सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो चेयर कहीं पे भी मूव नहीं हो जाएगी। अब मान लो आप बाद में हमदान के पास नबील ने भी उसको पकड़ के खींचना चालू कर दिया। हमदान इधर फोर्स लगा रहा है, नबील उधर फोर्स लगा रहा है, मैं उसको इधर फोर्स लगा रहा हूँ, और जो चेयर है वो कहीं पे हिल नहीं रही है, पूरी की पूरी क्या अपनी जगह पे रेस्ट पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या उस पर फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा है, मगर जो नेट फोर्स है वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। समझ में आया ना ये। तो ये जो बोला उसने पार्टिकल एट रेस्ट है, उससे हमें ये पता चला कि जो नेट फोर्स है वो असल में क्या है, जीरो है। तो बोले नेट फोर्स क्या है, इट इज द सम ऑफ फोर्स F1 F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0। फिर मैं बोलूंगा F1 कितना है, 4 I कैप प्लस 6 J कैप प्लस F3। आप इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता चला कि तीसरा फोर्स है -4 I कैप -6 J कैप। यूनिट्स यानी यूनिट होगा यहाँ पर कुछ तो भी, न्यूटन दिया नहीं है क्वेश्चन में, यूनिट्स देना चाहिए था। आया समझ में, आपको समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 9। A body moves due east with velocity of 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक जो बॉडी है फिलहाल ईस्ट में ट्रैवल कर रही थी विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर मैं जोग्राफिकल डायरेक्शंस बनाऊं, मान लो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो अभी फ़िलहाल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बॉडी ट्रैवल कर रही थी ईस्ट में। अचानक से उसने अपना टर्न ले ली, और किस तरफ टर्न लिया उसने, नॉर्थ की तरफ, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसने पूछा है आपसे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा। तो ये रहेगा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। VR बोलो, VN बोलो, जो बोलना है बोलो आप, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आप जैसे कि जानते हैं कि अगर ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी का, तो उसका फॉर्मूला रहेगा V1 का स्क्वायर, मान लो ये V1 है और ये V2 है, प्लस V2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस V1 V2 कॉस ऑफ थीटा। मगर मैं आगे का नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़ीरो आने वाली है। आपको कल ही की बात है, मैंने बताया था अगर परपेंडिकुलर रहा तो मैं वो लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो ज़ीरो ही होने वाला है ना। तो सिर्फ इतना पार्ट पे फोकस करो, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। V1 कितना है 20, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। V2 कितना है 15, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 625, और अंडर रूट ऑफ 625 कितना होता है 25 किलोमीटर पर आवर। दैट्स द आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट, फिर जो मुझसे पूछा गया है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। दिस विल रिक्वायर सम स्पेस। ये हो गया आपका लिखना 7th वाला, जिसका रॉन्ग आया तो उसने लिख लिया, इजी है वो तो। नेक्स्ट, so problem number 10, the maximum and minimum magnitude of resultant are 17 units and 7 units respectively। तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू 17 यूनिट्स है और मिनिमम वैल्यू 7 यूनिट्स है। ओ भाई, तो उसने कहा है इफ दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज। मान लो दो वेक्टर्स होंगे, चलो उनके नाम हम पकड़ के चलते हैं, वेक्टर P एंड वेक्टर Q। जब ये वेक्टर P और वेक्टर Q सेम डायरेक्शन में थे, बोले सर आपको कैसे मालूम सेम डायरेक्शन में थे, क्योंकि इसने बोला रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। और कल ही की बात होगी, अगर आपको याद होगा,
मैंने कहा था कि जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तो उसने बताया कि दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, रिजल्टेंट 17 यूनिट्स। अब जब ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे तो भैया तब मिनिमम है ना। सर आपको कैसे मालूम मिनिमम? अपन कल ही डिस्कस कर चुके हैं। जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट मिनिमम होता है, तब उसकी वैल्यू 7 यूनिट्स आई थी। तो वो कह रहा है अगर ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना, तो रिजल्टेंट क्या आएगा। अब देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो वो P और Q का नॉलेज होना चाहिए कि P की वैल्यू क्या है और Q की वैल्यू क्या है। अगर P और Q का मुझे नॉलेज रहा कि P इतना इतना है, Q इतना इतना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला √(p² + q² करके मैं निकाल सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है सर, P और Q तो मालूम ही नहीं। तो बेटा मालूम करो। बोले सर कैसे, P और Q तो है नहीं। अरे बेटा Rmax 17 यूनिट्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि P + Q = 17 यूनिट्स। R मिनिमम 7 यूनिट्स है, इसका मीनिंग क्या हुआ? V - Q = 7 यूनिट्स। बताया था ना बेटा आपको कल मैंने कि अगर वो मैक्सिमम रहा मतलब दोनों का डायरेक्ट एडिशन है, मिनिमम में सब्ट्रैक्शन। अब क्या करिए, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए। तो ऐड करने पे 2P और ये तो कैंसिल हो जाएगा। 17 + 7 कितना होता है? 24। अच्छा, यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 यूनिट्स। चलो ये P की वैल्यू आ गई। अब Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन में P की वैल्यू 12 डाल दो। चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 12 + Q = 17। तो Q = 17 - 12, Q = 5 यूनिट्स। आई बात समझ में आपको? तो ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई 12 यूनिट्स, हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स। अब हमारा अगला टारगेट जो है रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट कब? जब ये दोनों आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। तो मान लो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, इफ वेक्टर P इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर Q, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा √(p² + q²। तो R = 12 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 144 + 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25, और जहाँ तक मुझे लगता है ये आएगा 169 और ये हो जाएगा 13। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया? 13 यूनिट्स। आया समझ में आपको? ठीक है, दिस इज हाउ द वैल्यू वॉज 13 यूनिट्स। लिख लीजिए बेटा जिसका गलत आया तो। लिख लो जिसका गलत आया फटाफट। अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स नहीं हुआ ना? हाँ, कल मैंने बोला था अपन रिजोल्यूशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन बाकी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स इजी है, हो जाएगा आज इजी। ये संडे टेस्ट नहीं रहेगा अभी, इसके अगले हफ्ते डालूंगा मैं। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रोबेबली ये वीक, अपकमिंग वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे जो है वो टेस्ट डालेंगे अपन। ये संडे को क्लास है क्या? सर ने बोले क्या? नहीं, मेरा तो नहीं होगा ये संडे को, शायद मैं नहीं लूँगा बैच, प्रोबेबली मंडे को ही लूँगा मैं डायरेक्टली। संडे को डेट कौन सी आ रही? 30 एक आ रही, 1 जुलाई नहीं ना, सॉरी, संडे को क्या डेट है? 2 तारीख है, मतलब 3 से बोलना पड़ेगा, देखेंगे।
अभी फ़िलहाल क्या करना, सभी बॉयज़ ने एक पेज पे आपके व्हाट्सएप नंबर, और गर्ल्स ने सभी लोग ने एक पेज पे आपके व्हाट्सएप नंबर, और जो एब्सेंट है अगर उनका व्हाट्सएप नंबर मालूम है तो उनके नाम के साथ उनका व्हाट्सएप नंबर जोड़ के मुझे दे दो, है ना। आपके कोई भी दोस्त अहबाब एब्सेंट है, जैसे अनस नहीं दिख रहा आज, हाँ, और फरजान, जो भी आपको मालूम होगा ना उनका व्हाट्सएप नंबर, तो वो आप मुझे लिख कर दे देना। अभी मैं उसको आज ग्रुप बना लेता हूँ शाम तक, और आपको भी जो भी अपडेट रहेगा बता दिया जाएगा। हो गया लिखना। प्रॉब्लम नंबर 13, what vector must be added to two vectors I cap minus 2 j cap plus 2 k cap and 2 I cap plus j cap minus k cap so that the resultant is a unit vector along x axis। बहुत आसान है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 13 पे फोकस करिए। पहला एक वेक्टर दिया हुआ है I cap माइनस 2 j cap प्लस 2 k cap, और दूसरा वेक्टर दिया गया है 2 I cap प्लस j cap माइनस k cap। तो वो कह रहा है कि वेक्टर A और वेक्टर B को कौन से वेक्टर से ऐड करना चाहिए। मान लो वो वेक्टर C है, ताकि आंसर क्या आए, आंसर क्या आना चाहिए इसका। पढ़ो क्वेश्चन। व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द टू वेक्टर्स सो दैट द रिजल्टेंट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे, मतलब रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 I cap। रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 I cap। तो रिजल्ट शुड बी 1 I cap। 1 I cap बोलो या जस्ट I cap बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। वेक्टर A कितना है, I cap माइनस 2 j cap प्लस 2 k cap, प्लस वेक्टर B कितना है आपका, 2 I cap प्लस j cap माइनस k cap। C को तो मालूम करना है, ठीक है। चलो पहले इन दोनों को तो ऐड कर डालते। I cap प्लस 2 I cap कितना हो जाएगा, 3 I cap, माइनस 2 j cap प्लस j cap, माइनस 2 प्लस 1 क्या था, -1, माइनस j cap, 2 k cap माइनस k cap, तो प्लस k cap प्लस वेक्टर C इज इक्वल्स टू I cap। अब क्या करो, ये पूरे के पूरे पार्ट को उधर ट्रांसफर कर दो। वेक्टर C इज इक्वल्स टू I cap माइनस 3 I cap माइनस j cap प्लस k cap। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, माइनस 3 I cap प्लस j cap माइनस k cap। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, मैंने क्या देखा, अंदर की सारी साइन चेंज हो गई। ये I cap माइनस 3 I cap है, तो वेक्टर C इज इक्वल्स टू माइनस 2 I cap प्लस j cap माइनस k cap, है ना। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, अच्छा B है, मैंने क्या लिखा, D। एक बार इसको चेक कर लो, ये कैलकुलेशन सही है क्या। I cap माइनस 2 j cap प्लस 2 k cap, 2 I cap प्लस j cap माइनस k cap, I प्लस 2 I 3 I माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 प्लस 1, फिर उसको उधर ट्रांसफ़र किए, I cap माइनस 3 I cap, तो ये माइनस प्लस माइनस, हाँ आंसर क्या होना चाहिए फिर, B होना चाहिए, और गलती से क्या हो गया, D हो गया। तो भैया ये होना चाहिए B, ठीक है। नेक्स्ट B। ये हो गया 10th वाला।
दूसरा मार्कर कहाँ गया? मोहसिन, ये दिया मोहसिन, इसमें इंक डाल दो ब्लैक वाले में। फोकस आ रहा है इस पे, एक मिनट। क्या मसला आ रहा? ये नहीं वो उसका खिड़की का है वो, उसको कुछ नहीं कर सकते वो, जब तक कि आपका एसी नहीं लगता तक के उसको करना ही पड़ेगा। चलिए हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14। A particle simultaneously is acted upon by two forces equal to 4 Newton and one is equal to 3 Newton। 14th नंबर, एक फोर्स आपको दिया हुआ है 4 न्यूटन, दूसरा फोर्स आपको दिया गया है 3 न्यूटन। तो बोले नेट फोर्स क्या होगा? देखो, अगर आपको दो फोर्सेस दिए गए हैं, मतलब उनका वैल्यू दिया गया है और आपसे नेट फोर्स पूछा गया है, तो फोर्सेस के वैल्यू के अलावा आपको एक और चीज़ मालूम होना चाहिए, वो है उनके बीच का एंगल। किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घुमा फिरा के इससे ये बताना चाहिए कि दोनों फोर्सेस के बीच में का ये एंगल है। पूरा क्वेश्चन गौर से पढ़ने के बाद कहीं पे भी किसी एंगल का नॉलेज आपको मिल रहा है क्या, मुझे बताइए। पढ़िए क्वेश्चन। एंगल का, डायरेक्शन का कोई नॉलेज मिल रहा है क्या मोहसिन? मोहसिन, मोहसिन, इसमें भी एंगल का या डायरेक्शन का कोई नॉलेज मिल रहा है क्या, आप मुझे बताइए। साइमल्टेनियस का मतलब तो एक साथ हुआ। इक्वल फोर्स, इक्वल टू है वो, दिया हुआ है क्या? मतलब कोई एक वैल्यू निकल नहीं सकती। आप इससे फिर क्या निकाल सकते हो? आप इससे मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, आप इससे मैक्सिमम वैल्यू, आप उससे रेंज निकाल सकते हो कि यहां से यहां तक के होगी। अब आपको मालूम है कि भैया ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं मिनिमम फोर्स की, तो मिनिमम फोर्स क्या होगा इसका? आप कहेंगे सर इसका मिनिमम फोर्स होगा 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, दैट विल बी 1 न्यूटन, है ना। और मैं बोलूंगा मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है, तो 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, दैट विल बी 7 न्यूटन। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम ये वैल्यू मिल सकती है ना, कि यहां से यहां तक के जाएगी इसकी वैल्यू। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए उसका एंगल की नॉलेज होना जरूरी था, जो कि नहीं था वहां पे। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, लास्ट ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को? चलिए, जिसका गलत आया वो लिख लीजिए।
क्या हो गया? नहीं समझा? अच्छा, अब समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। यूट्यूब में क्या बताया था? अच्छा, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। दुनिया में करोड़ों दिमाग है ना, करोड़ों तरीके हो सकते हैं, करोड़ों वेज होते हैं किसी भी समझाने को। जहाँ लिंक बैठ गया बैठ गया। यूट्यूब या गूगल पे सब पे एकदम मतलब ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए आपको जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है प्रॉब्लम्स जो जिसका किसी ने शायद गलत सॉल्व करके या किसी किताब में एक गलत सॉल्यूशन था, और कई सारे लोग जो है मैंने देखा कि उसको एज इट इज़ चिपका दी उन्होंने, ये ऐसा सा है, ये ऐसा सा है, बस बोल दिया। मतलब उसी सॉल्यूशन को उन्होंने ओरली बोल दिया और वही गलत सॉल्यूशन। तो आप जैसा गूगल पे जब भी या यूट्यूब पे आप देखकर कोई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो भैया ये सही ही होगा ऐसी गारंटी नहीं है। मैंने बहुत सारे देखा है। जैसे एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, अच्छी हाई रेंज का क्वेश्चन था वो, और मैं उसको कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से ये कैसे सॉल्व होगा। मुझे जमा नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा हटके था। फिर मैंने उसको सॉल्यूशन देखा जिस बुक में से मैं उसको सॉल्व कर रहा था, उसमें भी मुझे ठीक से प्रॉपर वो नज़र नहीं आ रहा था, उसका एक्सप्लेनेशन नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे वही सॉल्यूशन था जो किताब में था, वो भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। फिर मैंने कई दूसरे टीचर्स से भी डिस्कस किया, वो लोग ने सब लोग ने मुझे वही आंसर चिपकाया जो गूगल पे। सर ये ज़बरदस्ती इसको फैब्रिकेट किया उन्होंने, अरे सर ये ऐसा सा होता ना, सर होता ना। मैंने बोला अरे ये कंसेप्चुअली गलत हो रहा है, कहाँ से हो सकता है ये चीज़ ऐसा सा। एक आप अभी नहीं जानते, मतलब एक उसमें कैपिलरी ट्यूब करके एक चीज़ होता है, तो कैपिलरी ट्यूब का नॉलेज वो सादे से ट्यूब में घुसा रहे थे। कैपिलरी ट्यूब थोड़ा सा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू सादा सा ट्यूब, और कुछ उसमें से जो 2-3 टीचर्स थे भाई वो भी वही जवाब दे रहे थे घुमा फिरा के ज़बरदस्ती का ऐसा वैसा। फिर बाद में खुद मैंने ही उसको बाद में बहुत देर तक बार बार देखने के बाद थोड़ा लंबे वे में मैंने इसको सॉल्व किया और फिर उसका आंसर प्रॉपर आया उसके अंदर। तो कोई भी चीज़ जैसा किताब आपके पास हज़ारों है, जैसे अगर मेरे पास जो कलेक्शन जो मैं आपको देता हूँ मॉड्यूल फॉर्म में, वो अराउंड 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन का कलेक्शन है ना। और ऐसे अगर आप देखा जाए 10, 15, 20 हज़ार क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़े बहुत आते हैं कभी कभार। ये तो नीट लेवल पे बात कर रहे हैं, जेई पे जाओगे तो फिर तो और भी बढ़ जाएगा, है ना। तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा होता है, सारे के सारे सॉल्यूशन एग्जैक्ट एक जैसे रहेंगे, सही रहेंगे। किताब में जो एकदम सॉल्यूशन सही है ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसमें भी एरर होते रहते हैं। तो हमेशा सबसे पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, कोई भी प्रॉब्लम के कंसेप्ट को ध्यान में रख के सॉल्व करो तो जमेगा वो, नहीं तो नहीं। खैर आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 15। इसमें दिया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन। तो पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या है? पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन है वेक्टर r इक्वल्स टू 3t स्क्वायर i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप। वो बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पता लगा। तो ठीक है, अगर मैं बोलूँगा इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या आएगी? जब टाइम कितना हो रहा होगा? टाइम कितना हो रहा है? 0 सेकेंड्स, है ना। तो उस वक्त इनिशियल पोजीशन क्या होगी? पहले तो इस इक्वेशन को समझो बेटा, ये क्या बता रहा है आपको? ये इक्वेशन बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग टाइम पे क्या रहेगी। आप सिंपली t की वैल्यू डालते जाइए, t की वैल्यू डालते जाइए, और वो बता देगा कि इतने सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन ये थी, उतने सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन वो थी। समझ में आया ना। तो शुरुआत तो हम कहाँ से करते हैं? 0 सेकंड से। तो अगर मैं t की वैल्यू 0 सेकंड डालूं, यहाँ t है, यहाँ t है, यहाँ t है क्या? नहीं। तो ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
इकलौता ये बच जाएगा, तो मैं बोलूँगा ये रह जाएगा 7k कैप। तो एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, जब टाइम 0 सेकेंड हो रहा था तो हमारा पार्टिकल कहाँ था? 7k कैप पे। ठीक है, फिर आगे एट t इक्वल्स टू आपका 10 सेकेंड्स फाइनल पोजीशन क्या होगा? तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर आई कैप प्लस 4 इंटू 10 का स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस 7 के कैप। आई बात समझ में आपको? आगे कैलकुलेशन करेंगे आप 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब आप बोलेंगे सर ये 300 हो गया, 4 भाई आप बहुत जल्दी आ गए, दरवाज़ा प्रॉपर बंद करिए। तो 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप एंड द लास्ट 7 के कैप, है ना? सर यहां कुछ क्यों नहीं बदला हुआ है? बेटा वहां टी है ही नहीं, बाकी सब जगह टी है, इसलिए उनकी वैल्यूज चेंज हुई, वहां तो टी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब ऐसा है, मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ फिर यहां पे? तो डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वो आप लिखेंगे 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस 7 के कैप, है ना? अब आपको साफ नजर आ रहा है कि 7 के कैप और ये माइनस 7 के कैप कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या डिस्प्लेसमेंट में? तो डिस्प्लेसमेंट में बचेगा आपका 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप, ये बचा आपका डिस्प्लेसमेंट में। अब ऐसा है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इस डिस्प्लेसमेंट का आपसे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड नहीं, डिस्टेंस कवर्ड, हाँ उसका मैग्नीट्यूड पूछा है ना। हाँ तो भैया ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? और ये तो वेक्टर फॉर्म में, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना? तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लो। तो फिर आप ये भी सवाल कर सकते हैं, क्या सर हमेशा जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या वो डिस्टेंस बन जाएगा क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। ऐसा क्यों ज़रूरी नहीं है? इसका जवाब आपको नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। पहला ही टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, मैं उसको बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी के लिए सिर्फ अभी थोड़ा सा डायरेक्ट नोट करो। थोड़ा सा आपको हिंट ये दे दूं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इसलिए सेम है क्योंकि वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, उसने कहीं भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। सर आपको कैसे पता चला कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया? मैंने इक्वेशन को देखा, वहाँ कहीं पे भी माइनस नहीं है, इक्वेशन में सब जगह प्लस है। इसका मतलब वो पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ना? तो और भी इसके कारण हो सकते हैं, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, मगर अभी फिलहाल आप मान के चलो कि ये डिस्टेंस होगा। तो 300 का स्क्वायर रे भैया प्लस 400 का स्क्वायर। फिर जैसे कि आपको शायद मालूम हो, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये आपको 5 देता है ना? देखो नहीं तो 9 प्लस 16 25 का 5, तो अंडर रूट ऑफ 3 का 100 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर आपको क्या देगा? 500 मीटर्स। आई के बाद समझ में आपको? लिख लो। वैसे टाइम कितना बचा? 15 मिनट्स। चलिए लिखो लिखो लिखो। थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर दूंगा, बाकी और डिटेल अगले लेक्चर में लूँगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, थोड़ा सा तुमको मामूली सा थोड़ा सा दिमाग और लड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा। आने वक्त लोग बोले क्यों, फ्रेश हो जाएंगे हमारा माइंड, है ना? अब देखो आपको तकरीबन 3 से 4 दिन का गैप पड़ रहा है, पहले लिख लो, फिर मैं बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा।
आप में से कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ अकोला? कहाँ से? परतवाड़ा। रोज़ अप डाउन कौन कर रहा है? तू तो शुरू से है ना, टेंशन ही ना, बाकी सब प्रॉपर के। हाँ, थोड़ा सा आपको 1 महीने की, जो लोग लेट ज्वाइन किए आप लोग को 1 महीने की तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। 1 महीना तो नहीं, 15-20 दिन बोल सकते हैं, थोड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। वो तकलीफ़ ये रहेगी कि आपको सुबह 7 बजे आना पड़ेगा रिवीजन बैच के लिए, सुबह 7 से 8। फिर बाद में आप वापस आपको घर पे जाना पड़ेगा 8 से 10 का जो गैप रहेगा, और आप घर पे जाइए, खाना वाना खाइए, नाश्ता वाश्ता कीजिए। हाँ, मसला वो नहीं है 9 बजे से लेना, मसला ये है कि मेरी बैच है 8 से 10, फिर आपकी बैच 10 से 11, फिर 11 से 2 फिर से बैच है 3:30 से, है ना, फिर नॉन स्टॉप मेरी 5:30 बजे तक के बैच है। हाँ, अगर आप फिर शाम में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको एक ये हो सकता है 5:30 बजे, एक तो सुबह 7 से 8 या 5:30 से 6:30, है ना। सुबह का कैसा है कि फ्रेश हो जाता है कंप्लीट, टेंशन नहीं, है ना। शाम में फिर वो क्या सुस्ती आती है। तो रिवीजन बैच जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं खासतौर से उनके लिए 7 से 8 लूँगा मैं। ये देखो आप ट्यूसडे या वेंसडे से स्टार्ट करूँगा मैं, थोड़ा सा आते से एकदम नहीं, थोड़ा 1-2 दिन जाने दूंगा, फिर उसके बाद ट्यूसडे या वेंसडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जो लोग पहले से हैं बट उनका अभी भी थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा हिला हुआ है, तो फिर वो भी आकर थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, है ना। हमारा तो मेन गोल वही है ना कि आपका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, नॉलेज हो गेन कर सके। अब देखो बेटा, चेयर दीजिए 1 मिनट। अभी आपको जो वैकेशन मतलब जो भी छुट्टियां लगने वाली है कुछ पर्टिकुलरली कुछ दिनों की, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो पहले से हैं, आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पूरा चैप्टर थरली आपको अच्छे से रिवाइज करना है। थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यूज डीपीपी करो, सॉल्व वापस से करो, डीपीपी सॉल्व, मॉड्यूल को वापस से देखो। अगेन आप कभी भी मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा, है ना। नोट्स है आपके पास मेरी कोई एक आध, उसमें एक नंबर लिखा हुआ 866 वाला, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कभी भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसा था, ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट को अच्छे से रिवाइज करना है। फिर उसके बाद एक और टारगेट रखो कि आने से एक दिन पहले, जैसे फॉर प्रोबेबली मैं अगर मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो संडे को आपको वेक्टर चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। क्या था, कैसे सॉल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वो सब। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगेन वहाँ पर भी आप अड़ रहे हो, अटक रहे हो, तो मुझसे पूछो, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम, है ना। एनी टाइम मीन्स एनी टाइम। हाँ, आपको लग रहा होगा सर ऐसी बोल रहे, नहीं भाई, हाँ ये बात हो सकती है, फंक्शंस अभी चलेंगे, हो सकता है मैं सेलिब्रेशन में कहीं कभी कभार बिजी हूँ, तो मैं वो एट द टाइम आपको ना जवाब दे पाऊँ, है ना, मगर कभी ना कभी आपको शाम में या दूसरे दिन में जवाब दे ही दूंगा, है ना। और अक्सर जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ टच में हैं, वो लोग एनी टाइम पूछते हैं, रात के 1-1 बजे 3-3 बजे भी उनके मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, वो जो पढ़ते रहते लगातार। हाँ, ये होता है कई बार, अगर मैं जाग रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी टाइम रिप्लाई दे दूँ, और अगर नहीं हो पाता मेरे से तो मैं सुबह में या दोपहर में उसको रिप्लाई दे ही देता हूँ मैं, है ना। तो होता है अक्सर, ये कॉमन बात है मेरे लिए। तो अगर आप लोग जैसा कभी भी कहीं भी अड़ रहे हैं, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा अभी लगातार एक बच्ची का मेरे को मैसेज आता, हर रोज़ उसके 2 से 3 मैसेज पक्के हैं, वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती है मॉड्यूल में से। तो वही बच्ची का लगातार मैसेज आता, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये क्वेश्चन मैंने ऐसा सॉल्व करी, ये सही है क्या। और माइंड ब्लोइंग उसका मैं बोलूँ ना, मैं उसको देखता हूँ, उसके बहुत, वो बेचारी बस घबराती है ज़बरदस्ती का, है ना। वो बहुत अच्छी टैलेंटेड बच्ची है, जो मैं तरीके से सोचता हूँ उसे डिफरेंट तरीके से कई बार वो आंसर कैलकुलेट करके लाती है, अपॉन दीज नॉलेजेस डिपेंड। ये क्या आपके ये जो पढ़ रहे हैं ना आप सारी चीज़ों का, फिजिक्स क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के,
तो वो डिफरेंट वे से सॉल्व करके ला लेती है आंसर्स। कई बार ऐसा हुआ है ना, मैं खुद ताज्जुब करता, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं चढ़ जाएंगी ये, तो मैं रिएक्ट नहीं करता उसके सामने, मैं बोलता यार ये मेथड तो मैंने भी नहीं सोचा था, इससे बाकायदा उस मेथड से निकाल के ला ली, माशाल्लाह मैंने बोला। और फिर भी उसको अपने आप पे शक है खुद पर, है ना, कि सर मेरे से कुछ नहीं होगा क्या, सर मैं कर पाऊंगी ना, मैं हो जाएगा ना मेरे से, मैं नीट क्रैक कर लूँगी क्या, सर मैं फिजिक्स पढ़ सकती हूँ कि नहीं। अरे मतलब तुम अच्छा कर रहे यार, है ना। रोज़ रोते हुए आई मेरे पास, मेरे से सर फिजिक्स हो जाएगा कि नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ तो मेरे से होगा कि नहीं, है ना। तो मतलब तुमसे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो अभी भी इंशाल्लाह इस साल मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद है उससे, वो बहुत अच्छा कर रही है परफॉर्म, और अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा, और मेरा फोकस अच्छा है। और अगेन हमेशा मैं आप बोलता हूँ, ये कभी भी साला ये कभी मत करा करो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत गंदा उनका फोकस रहता है, उनको मालूम है नीट में तकरीबन 600 प्लस मार्क्स होना, तो वो जनरली एक बहुत मैंने देखा इंस्टाग्राम पे वो चलता है वो, है ना, बायो में 350 प्लस, केमिस्ट्री में 150 प्लस, फिज़िक्स में 120 प्लस। अब बोले इसको कैलकुलेट करो कितना हो रहा, कितना हो रहा है, 620 हो गया तुम्हारा सिलेक्शन नीट में। वो बोलते ये इसकी तैयारी करो बस, बोले वाहियात घटिया, क्योंकि ये जिसने बनाया वो बायो का टीचर होगा, है ना, उसने अपने हिसाब से बराबर बना लिया, है ना। अब भाई वो बंदा अगर ये यूट्यूब पे अपलोड हुआ ये वीडियो, और ये बंदा देखता है, अगर देखता है बाई चांस मेरी इस वीडियो को, तो मैं बोलूँगा आपने बहुत ही गलत मैसेज भेजे, बहुत ही गलत। आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सोच के मैसेज भेजे, है ना। मैंने आज तक ऐसे बंदों को सक्सीड होते हुए नहीं देखा, थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ 14 to 15 ईयर्स मैंने आज तक नहीं देखा इनको सक्सीड होते। हाँ, एक वक्त था जब भी सक्सीड हो जाते थे, जब कट ऑफ आपका 450 490 हुआ करता था, है ना। जब हम लोग महाराष्ट्र में जब पहली बार आया था, तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं शायद थोड़ा सा नंबर्स में आगे पीछे हो सकता हूँ, कुछ 300 समथिंग था, या फिर 400 समथिंग, 410 420 का कट ऑफ था, है ना, 420 का कट ऑफ। बढ़ते 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 आज कहाँ तक चले गया, 600 तक चले गया। अगर आप बायो और केमिस्ट्री में आउट ऑफ भी ले लेते तब भी 540 है। अब फिर आप सोचेंगे सर फिर तो मामूली बात है ना 60-70 मार्क्स लेना, नहीं है मामूली बात नहीं है ना। कई लोग डूबे हुए इस चक्कर में, बहुत सारे। आपको ईमानदारी से अभी जो है ये सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन स्कोर कर सकता है ना, आप कर सकते हो। रिपीटर्स आपके बराबर का स्कोर नहीं कर सकते अगर आपने अभी से ध्यान दिए तो। आपके पास 2 साल है, आपके पास फ्रेश माइंड है ना, अभी आप एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्ट हो आप, फिर अभी फ़िलहाल आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, है ना। रिपीटर्स का क्या होता है, उन्होंने 2 साल बर्बाद कर चुके हैं, कुछ ख़राब कर चुके हैं। हाँ, रिपीटर में अच्छा स्कोर किसका आता फिर, जिसने बहुत पूरी ताकत से 11-12 में मेहनत किया है, पूरी ताकत से 11-12 में मेहनत किया है, फिजिक्स भी बहुत अच्छे से किया है, मगर थोड़े से कुछ कमी से रह गया। अब वो कमी क्या हो सकती है ना। एट द टाइम आप घबरा गए, लड़कियों में अक्सर ज़्यादा होता है, एट द मोमेंट आप घबरा गए, ये बहुत होता है। एक आपके यहाँ नहीं है बच्चा भी, वो उसकी अमर करके एक बच्चा है यहाँ पे, उसकी बड़ी बहन है नायाब, तो लिटरली नाम पर उसकी नायाब है वो, मतलब बहुत ज़बरदस्त बच्ची थी वो। मैं उसको ताज्जुब करता था, मैं उसको एकदम टफ लेवल के पेपर देता था, बहुत ही हाई रेटेड क्वेश्चन पेपर देता था, और उसमें उसका अक्सर स्कोर 150 प्लस आता था फिजिक्स में। हम लोग ने उसको देने लगाए, एलन के, आकाश के, सारे जो चलते थे टेस्ट सीरीज सब देने लगाए, और उसका कुछ 550 प्लस उसका स्कोर आया करता था हमेशा, है ना। हम लोग को बहुत अच्छी उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे। जब वो 2020 का क्वेश्चन पेपर आया, वो क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया तो मैं देख के और खुश हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी पेपर था। मैंने बोला नायाब ने तो फोड़ डाली होंगी पेपर पे, है ना। मैं फ़ोन लगा रहा उसको, फ़ोन नहीं उठा रही हो, मैं समझ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे ये इमरान अली सर की वो भांजी भी होती थी वो, तो इमरान अली सर मुझे बार बार बोलते थे अभी अपने को, बोले इसको क्या बोलते हैं, उसको रिजॉइस करने का टाइम नहीं है अभी ये गड़बड़ कर सकती है, ये बहुत पैनिक करती, बहुत घबराती है बोले टाइम पे, डरती बहुत है। बोलते हैं ना एट द मोमेंट जब नर्वसनेस एग्जामिनेशन हॉल में आप जब पहुंचते हैं तो उसमें घबराहट चालू हो जाती, तो वो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ की वजह से वो गड़बड़ हुई, है ना, और उसका रिज़ल्ट ख़राब हुआ कोई कारण से, है ना। उसको 440 या समथिंग कुछ स्कोर था वो,
जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल नहीं आ पाया। उसको बोले हम लोग ने रिपीट कर लो करके, मगर उसने करी नहीं। उन्हें बोले सर मैं जो भी है वो कर लेती। उसने मेरे से तो आज तक बात नहीं करी उसने। फिर क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने उसके पीछे जो स्पेशल बैचेस लेता था मैं, उसमें बहुत मेहनत किया था मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराना, एक एक चैप्टर पे 400-500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना। तो मैंने उस पर बहुत मेहनत किया था। उसको बहुत बुरा लगा मेरे लिए कि सर ने इतनी मेहनत की मेरे पीछे और मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया। उसी के साथ एक बच्ची थी जो वो भी अच्छी थी, ब्रिलियंट थी, और उसका स्कोर कुछ मतलब हमेशा टेस्ट में 90 के आसपास हुआ करता था, 90 to 100, और एग्ज़ाम में उसका स्कोर उतना ही चाहा, उसका स्कोर उतना ही चाहा, क्योंकि उसने सिर्फ 50% पोर्शन का उसने तैयारी की थी, है ना। तो उसका उतना ही स्कोर आया जितना उसका हम लोग के टेस्ट में आया करता था। तो उसके हिसाब से मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि अगर नायाब सही तरीके से कर देती तो उसका 150+ स्कोर आ सकता था, है ना। ये पैनिक करने का गड़बड़ है। इसी तरह जिस बच्ची की मैं अभी बात कर रहा था कि आपको वो बहुत ब्रिलियंट है करके ऐसा वैसा, तो आयशा नाम की बच्ची है वो, तो उसका भी वही हाल है, ब्रिलियंट है, बहुत है, बस ज़रा सा किसी ने अगर नेगेटिव बोल दिया, तो मगर मैं बोल दूँ कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वो टेंशन लेके बैठ जाएगी। सच में शायद मेरे से नहीं हो पाएगा फिर रोना धोना चालू हो जाएगा। हालांकि बहुत कैपेबल है, बहुत मतलब बहुत कैपेबल है ना। मैं उसी की बात कर रहा ना कि वो कई ऐसे रास्तों से क्वेश्चंस आंसर निकाल लेती है जो मैंने भी सोचा नहीं था। तो ये लड़कियां अक्सर प्रॉब्लम में होती हैं कि वो पैनिक करके घबराहट के मारे सब डुबा देती हैं। तो ये चीज़ों को आप अवॉइड करो। लड़कों का अच्छा है, वो टेंशन लेते ही नहीं ना, हम बोले पढ़ाई का भी टेंशन नहीं लेते बोले, है ना, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। वो अभी टेंशन नहीं लेते, इसलिए बाद में लाइफ उनको टेंशन देती है कि नहीं। हमारे टाइम पे एक हज़रत हमको मिले थे, उन्होंने कहा था बेटा 20 साल मेहनत करो, सारी ज़िंदगी आराम करो, या फिर 20 साल के तुम्हारी ज़िंदगी की आराम करो, फिर सारी ज़िंदगी मेहनत करो। लिटरली उन वर्ड्स के मीनिंग आज मुझे अच्छे से समझ में आते हैं। ये फिजिक्स कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, जो तुम्हारे सामने लाइफ के चैलेंजेस आने वाले हैं, कुछ भी नहीं है। अप्स एंड डाउन्स, इतने खतरनाक लेवल के चैलेंजेस लाइफ में आएंगे। कभी भी लाइफ स्ट्रेट नहीं है, स्मूथ नहीं है, इतने चैलेंजेस आएंगे तुम्हारे सामने, बेधड़क चैलेंजेस आएंगे। तो भागना उससे ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। उसको फेस करो, उसको सॉल्व करो, है ना। जैसे अगर आप आर्म फोर्सेस लेते हैं, ख़ास तौर से एयरफोर्स, नेवी, उसमें साइंस एंड मैथ्स वाले को लेते हैं ख़ास तौर से। क्यों? है ना, कॉमर्स आर्ट्स वाले को खड़े भी नहीं रखते वो करेंगे तो दूसरे फील्ड के लिए। एज अ पायलट, एज अ फाइटर पायलट, वो सिर्फ मैथ्स वाले को लेंगे। मैथ्स होना ही तुम्हारे को एज अ फाइटर पायलट अगर आप चुने। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग, उसका कॉन्फिडेंस, ये सब बहुत तेज़ होना ज़रूरी है। अब आप इमेजिन करो, एक छोटा सा टारगेट है, इतनी हाइट से, बहुत ऊंची हाइट से छोटा सा टारगेट है। अब उसको बॉम्ब करना है आपको, मतलब उस पर बॉम्ब गिराना है ना। और आप कितनी स्पीड से गुजरेंगे? ऐसा, जब आप ऐसी स्पीड से गुजरेंगे वहाँ से, तो उतनी देर में आपने बराबर टारगेट के ऊपर बॉम्ब गिरा के चले जाना चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन कितना प्रिसाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि तुम जा रहे दुश्मन इलाके में, है ना। अगर तुमने थोड़ा सा भी सोचे कि नहीं मैं एक काम करता, ऐसा आता, यूँ करता, ऐसा यूँ करके देखता, 2-4 ट्राई मार के देता, जब तक कि वो अपना ट्राई हो जाता, है ना, है कि नहीं। तो उसको सोचो कितना शार्प होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैथ्स जो है और फिज़िक्स जो पार्ट होता है, ये आपके ब्रेन को शार्प करने वाला टूल है, और इसीलिए वो बोलते हैं कि ये बंदा होना हमको। कॉमर्स और आर्ट्स नहीं चलेगा, बायो वाला भी नहीं चलेगा, है ना। ये सारे के सारे मेमोरी गेम है। मेन जो ऑफ कोर्स कॉमर्स में भी थोड़ा बहुत है चैलेंज, मगर साइंस एक अलग ही फील्ड है। चलो सर के लेक्चर का टाइम हो रहा, बाकी का फिर अपन देखते हैं बाद में। कौन से ग्रुप बना रहा हूँ ना मैं, इसमें फ़ोटो भेज के डाल देता हूँ, नहीं तो ठीक है डाल देता हूँ। मोहसिन वो उसमें रख दो पैकेट में।